इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय में हम लोग सभी छोटे बड़े प्रश्न उत्तर को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। हम लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न को लिखना है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखना है, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है उस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उत्तर को। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है उस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दीप्त वस्तु होता क्या है। वैसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है। और वैसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो दूसरे के प्रकाश को लेकर प्रकाशित होते हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है। तो आप दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु के बीच अंतर को समझ गए। प्रकाश किरण का उत्तर भी लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है प्रश्न को कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार हम फिर से उत्तर को रिवाइज कर दे रहे हैं कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर है। आप लोग समझ गए होंगे इसको कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरे नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे 10.1 प्रकाश का परावर्तन। उसी से हम इस प्रश्न को लिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। क्लियर है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम इसके उत्तर को लिखेंगे। किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। अब ये 2 नियम आपको लिखना है, को और खो। को नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं नंबर को।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस चीज को हम आपको चित्र बना के समझा देंगे, लेकिन चित्र आप लोगों को बनाना नहीं है, चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है। केवल आप लोगों को समझाने के लिए हम इसको चित्र बना के बताएंगे। ख नंबर का नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो नियम आप लिख लिए। अब दोनों नियम को हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से चित्र में समझाएंगे। ठीक है, आप लोगों को चित्र बनाना नहीं है, चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये रहा चित्र। ये चित्र है। अब चित्र को बताएंगे हम आपको। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लेते हैं कि M और M' एक समतल दर्पण है। ठीक है, AO ये आपतित किरण है, ये किरण यहां पर आ रही है और यही किरण टकराने के बाद यहां से इस ओर मुड़ गई है। ठीक है, और ये NO जो है ये अविलंब है, एक टूटी हुई रेखा है, मान लेते हैं इसको। सीधी रेखा इस दर्पण पर है। ठीक है, तो क नंबर का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये रेखा और ये रेखा तीनों एक ही जगह पर है। यही क नंबर का नियम बताता है। ठीक है, ख नंबर का नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण, ये जो किरण यहां पर आ रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण I बराबर कोण R, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं। I और R ये दोनों कोण बराबर हैं। यही ख नंबर का नियम कहता है। तो उम्मीद है कि आप इस चित्र के माध्यम से इस नियम को समझ गए होंगे। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है। केवल हम समझाने के दृष्टिकोण से ये चित्र बना करके आपको बताए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला विशेषता क्या है? कौन नंबर में हम लोग लिखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। फिर से पढ़ दे रहे हैं इसको हम, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ख नंबर का नियम पढ़ेंगे, आप लोग लिखिए इसको, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अब ग नंबर का नियम लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब या वस्तु रखी हुई होती है। क्लियर है? चौथा नियम है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब
पार्श्व परिवर्तित होता है। अब आप कहेंगे कि पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तित को हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई पड़ता है। क्लियर है? आप इसको इस प्रकार से समझिए, लिखना नहीं है, केवल हम समझाने के दृष्टिकोण से आपको बताएं कि पार्श्व परिवर्तित क्या होता है। क्लियर है? और जो नहीं समझ में आए वो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से उसको क्लियर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दस पॉइंट 1 का ही क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है ऐसा दर्पण, या इसको ऐसे लिखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 10.2। 10.2 का क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है 6 नंबर वाला। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आपके लिए। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपको चित्र बनाना नहीं है इसमें, चूंकि लघुत्तरी प्रश्न है ये, केवल आप समझिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ठीक है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। क्लियर है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, या इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र के माध्यम से एक बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चित्र आपको बनाना नहीं है, चूंकि लघुत्तरी प्रश्न है, केवल आप समझिए कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। ये देखिए, ये उत्तल दर्पण का चित्र है। हम लोगों ने अभी उत्तर में लिखा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो। देखिए, ये उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश किरण यहीं पर आकर के टकराती है। ठीक है, तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो यह उत्तल दर्पण है। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे। चित्र आपको बनाना नहीं है, केवल समझना है इससे। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? क्वेश्चन है,
अब इसका उत्तर हमको लिखना है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को प्रायः P अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर को भी आपको हम चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उत्तर को अच्छी तरह से समझ जाएं। चित्र आपको बनाना नहीं है, केवल समझिए। देखिए, ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अब दर्पण का ध्रुव हो गया P, P हो गया ध्रुव। P कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये वाला पॉइंट हो गया दर्पण का ध्रुव। आप इसको इस प्रकार समझिए। क्लियर है? ये चित्र आपको बनाना भी नहीं है इस प्रश्न में, केवल समझिए कि ये P वाला जो पॉइंट है ये ध्रुव हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? या इस प्रश्न को इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उत्तर आपको लिखना है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। उत्तर को समझिएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हम वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप उत्तर को लिख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है? इसे C से निरूपित करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र को C अक्षर से निरूपित किया जाता है। ये तो हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। क्लियर है? अब हम चित्र के माध्यम से आपको वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस चित्र में जो है अवतल दर्पण का ये जो चित्र है, इसमें देखिए ये C वाला जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा था वक्रता केंद्र का डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये मान लेते हैं किसी गोलाई का भाग है, ठीक है। इस गोले का केंद्र, अगर इसको गोल कर देंगे ना इस प्रकार से, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर इस भाग को पूरा गोल कर देंगे तो बीच में आ जाएगा ये C पॉइंट। तो ये C पॉइंट क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। तो आप इस चित्र के माध्यम से ये समझिए कि ये C वाला पॉइंट जो है ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का हम लोग जो डिफिनेशन लिखे थे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, इसमें किरण आता है और इससे फिर टकरा के निकलता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये CP जो है, P से लेकर के C तक जो रेखा है ये इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए, इसको बनाना नहीं है चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है, केवल हम समझाने के दृष्टिकोण से ये फिगर आपके सामने दिखाए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम फोटो के माध्यम से समझाएंगे आपको कि मुख्य अक्ष क्या होता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ध्रुव P से C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि ये रेखा जो है, ध्रुव P से C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। P से C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज डिफिनेशन में भी दिया गया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस उत्तर को समझ गए होंगे फोटो के माध्यम से भी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। या इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उत्तर को। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब फिर से हम चित्र का सहारा लेंगे आपको समझाने के लिए कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए, ये फिगर है, आप फिगर देख चुके हैं पहले भी। अब ये F पॉइंट जो है मुख्य फोकस, F पॉइंट, यहाँ से किरण टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर सारा किरण मिलता है, तो ये पॉइंट जो है मुख्य फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस। ठीक है, इस फिगर को बनाना नहीं है इस प्रश्न में, केवल ये समझना है कि मुख्य फोकस आखिर होता क्या चीज है। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसको भी हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ टकराती है उत्तल दर्पण पे, तो ये P हो गया ध्रुव, C हो गया वक्रता केंद्र, F हो गया मुख्य फोकस। तो ये किरणें जो यहाँ से निकल रही है ना, तो ये प्रतीत होती है कि ये यहाँ से निकल रही है F बिंदु से। तो F क्या हो गया? मुख्य फोकस। डिफिनेशन में भी वही लिखा गया है। ठीक है,
इस पिक्चर को बनाना नहीं है इस प्रश्न में, केवल समझना है आपको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी 10.2 गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही आएगा कि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण के द्वारक से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। यहाँ उत्तर आपको लिखना है, अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन नंबर में लिखना है? सोलर कुकर में। दूसरा यानी ख नंबर लिखना है मोटरसाइकिल के हेडलाइट में। पहला लिखना है सोलर कुकर में, दूसरा लिखना है मोटरसाइकिल के हेडलाइट में। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 15 में। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखें। उत्तर लिखना है कौन नंबर दे करके, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। ख नंबर में लिखना है सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या इस प्रश्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है? उत्तर आपको लिखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से इसको लिखेंगे, एक बार फिर से इसको समझेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख चुके। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये हम लोगों ने 10.3 यानी कि प्रकाश का अपवर्तन से ही ये प्रश्न था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। क्लियर है? प्रश्न को लिख लीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। ये प्रश्न भी 10.3 से ही है, प्रकाश का अपवर्तन से। क्लियर है? इसको लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम यानी कि कौन नंबर में लिखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के
आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ख नंबर लिखेंगे, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में साइन लिख दीजिए, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको भी साइन लिख दीजिए, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। यदि I बराबर आपतन कोण तथा R बराबर अपवर्तन कोण हो, तब साइन I बटे साइन R बराबर एक नियतांक। यहां तक आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं यहां से कि यदि I बराबर आपतन कोण तथा R बराबर अपवर्तन कोण हो, तब साइन I बटे साइन R बराबर एक नियतांक। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है 10.3.2 अपवर्तनांक से हमने ये प्रश्न लिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपको लिखना है उत्तर में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे 10.3.3 गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अगला प्रश्न रहेगा उसी से, यानी कि लेंस से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेंस से आप क्या समझते हैं। या इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है, दो सतहों से घिरा किसी अपारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाता है। क्लियर है? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं इस उत्तर को। दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाता है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें। या इसको अलग अलग भी दिया जा सकता है प्रश्न बना करके कि उत्तल लेंस से आप क्या समझते हैं या अवतल लेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है, उत्तर लिख करके लिखिए, उत्तल लेंस वह गोलीय लेंस है जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ हो, उसे द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, उत्तल लेंस वह गोलीय लेंस जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ हो, उसे द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस। इसका डिफिनेशन लिखिए, वह गोलीय लेंस जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल लेंस कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे अवतल लेंस को, वह गोलीय लेंस जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा चित्र, उत्तल लेंस। ठीक है, हम लोगों ने उत्तल लेंस का डिफिनेशन क्या लिखा था कि वह गोलीय लेंस जिसका
दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ हो। ये बाहर की ओर उभरा हुआ है तो ये उत्तल लेंस है। ठीक इसके विपरीत हम लोगों ने अवतल लेंस की परिभाषा लिखी थी कि वह गोलीय लेंस जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या धंसा हुआ हो। ठीक है, तो ये अवतल लेंस हो गया। तो ये चित्र आपको बनाना नहीं है उस प्रश्न के उत्तर में, लेकिन ये केवल आपको समझना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 21, उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? एक बार फिर से प्रश्न को दोहराएंगे हम कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न हमने 10.3.3 से लिया है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। एक बार फिर से दोहराएंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अब अवतल लेंस को लिखेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई अपसरित, ब्रैकेट में अपसरित लिख दीजिएगा, फैलती का ब्रैकेट में आप अपसरित लिखिएगा, फैलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। ये 21 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, या इसका जो प्रश्न है आपको बदल के भी दिया जा सकता है कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में क्या अंतर है। इसको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, तो आप इसके उत्तर को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 22। इस प्रश्न को भी हमने 10.3.3 से ही लिया है कि गोलीय लेंस या लेंस के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं, या गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है आपको। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। हमने आपको अभी लेंस का जो चित्र दिखाया था, दो गोलीय भाग जुड़ करके लेंस बनता है, चाहे उत्तल हो अथवा अवतल। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक हम फिर से एक बार दोहराते हैं। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, लेंस के वक्रता केंद्र को मुख्यतः C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। चूंकि प्रत्येक लेंस की दो सतहें होती है, इसलिए लेंस के वक्रता केंद्र को C1 और C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रश्न को भी हमने 10.3.3 यानी कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन इनसे ही लिया है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। इसका उत्तर आपको लिखना है, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से दोहराएंगे इसको, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, लेंस का द्वारक क्या होता है। लेंस का द्वारक क्या होता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। किसी गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती है तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित यानी कि मिल जाना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समझने के लिए, मिल जाना हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यहां तक एक बार हम फिर से दोहराएंगे इसको, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती है तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित मिल जाना हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लेना है। उसके बाद अगला लिखना है अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें जब आपतित होती है तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, या इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है कि फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखना है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। इस प्रकार से भी प्रश्न दिया जा सकता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक हम फिर से दोहराएंगे, किसी लेंस द्वारा
प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके आगे लिखेंगे, यदि P किसी लेंस की क्षमता तथा F उसकी फोकस दूरी है तो P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है, इसे D द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आपको यहां तक लिखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, आवर्धन से क्या समझते हैं। ठीक है, आवर्धन से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 28 प्रश्नोत्तर को लिखा। उम्मीद है कि सभी प्रश्नोत्तर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस अध्याय के आगे का प्रश्नोत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।